आज हमारे भारत में लगभग 80% लोग एक बहुत ही कॉमन परेशानी से ग्रस्त हैं और वो है गैस संबंधित परेशानी। तो जब हम डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हम आपकी इस गैस संबंधित परेशानी को 3 बीमारियों में बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं। नंबर 1 इज गैस्ट्राइटिस, नंबर 2 इज गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड नंबर 3 इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो आप समझिए ये तीनों बीमारियां आपस में लिंक्ड भी हैं, सिम्टम्स भी कॉमन है, पर जब आप हमारे पास आते हैं तो हम डायग्नोस्टिकली आपका इलाज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गैस्ट्राइटिस के बारे में, और आपको बताएंगे गैस्ट्राइटिस कितने तरह की होती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, कैसे आप इससे निवारण पा सकते हैं, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे गैस्ट्राइटिस के इलाज के लिए। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड जीईआरडी। अब गैस्ट्राइटिस में क्या है, स्टमक जो है उसकी लाइनिंग में जो उसकी वॉल्स है वहां पे स्वेलिंग आ रही है। तो सिम्टम्स कौन से होंगे, अपर जीआई के सिम्टम्स होंगे, यानी नाभि से ऊपर लक्षण मिलेंगे। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोएंटराइटिस, तो वहां पर क्या है, जो हमारा स्टमक की लाइनिंग है, वॉल है, उसके साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन या जो हमारा स्मॉल गट है उसकी भी वॉल्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से अपर जीआई और लोअर जीआई दोनों तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जीईआरडी। तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में क्या होता है, किन्हीं भी कारणों की वजह से स्टमक का जो एसिड है वो फूड पाइप में आने लग जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिम्टम्स कहाँ पे होंगे, ये भी अपर एब्डोमेन में या अपर जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स होंगे। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे केवल गैस्ट्राइटिस के बारे में। देखिए गैस्ट्राइटिस क्या है, मैं बता चुका भाई, स्टमक की वॉल्स या लाइनिंग में अगर स्वेलिंग आती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। कितने तरह की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ये मोटा डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा अगर पेशेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएंगे पेशेंट्स एज एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस का मरीज या फिर क्रॉनिक नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस का पेशेंट। अब इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कारणों के बारे में तो समझ लीजिए एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कारणों की बहुत ही लंबी लिस्ट है। सबसे पहला कारण इसके अंदर होता है अल्कोहल। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, सडनली ले लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन सबसे ज़्यादा अल्कोहल करता है। इसके अलावा तो दूसरा कारण है दैट इज़ टोबैको, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू लेते हैं, पान मसाला लेते हैं, गुटखा लेते हैं, तो उसकी वजह से निकोटिन कंटेंट बढ़ जाता है, और निकोटिन कंटेंट हमारे जो स्टमक है उसकी लाइनिंग में स्वेलिंग करता है, उसे इरिटेट करता है। इसके अलावा पेन किलर्स, अगर आपको किसी भी तरह का दर्द है और अगर आप हैवी पेन किलर ले रहे हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, कंसल्टेशन के, आप अगर पेन किलर्स लेते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गैस्ट्राइटिस होने के। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स तक बिना डॉक्टर के परमिशन के लेते हैं, विदाउट कंसल्टेशन लेते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स भी इम्प्रॉपर यूज की वजह से गैस्ट्राइटिस कॉज करती हैं। तो ये मोटे मोटे बेसिकली 3 कारण हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्जरी कराई है सडनली, तो उस सर्जरी के बाद आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इसके अलावा अगर किन्हीं भी कारणों की वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है पेट के अंदर, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से गैस्ट्राइटिस होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है या कोई बर्न हो जाता है शरीर में, कहीं भी आप जल जाते हैं, कहीं पे भी चोट लग जाती है, तो वहाँ पे भी अक्सर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होता है बॉडी का, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो ये सारे कारण थे हमारे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। अब बात करेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो देखिए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या है, एच पाइलोराई यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। अब अगर बहुत समय तक आपने एक्यूट गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करा है या आप बहुत ज़्यादा घरेलू उपचार के ऊपर डिपेंडेंट हैं और प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में। लेकिन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का एक मेजर कारण मैं बता चुका, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर कॉमन है, इसकी वजह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कॉज होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है बेसिकली पुअर हाइजीन की वजह से भी होता है। में जो प्रॉपर हमारा हाइजीनिक फूड है, अगर आप वो नहीं लेते हैं, प्रॉपर हाइजीनिक पानी नहीं लेते हैं,
जिसे कि हम कहते हैं प्रॉपर प्यूरिफाइड या फिल्टर्ड वाटर, वो नहीं लेते हैं। और दूसरा ये इंट्रा फैमिलियल होता है, यानी एक फैमिली मेंबर को अगर हो गया तो ये दूसरी फैमिली मेंबर को भी हो सकता है। तो ये एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से जो है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अक्सर होती है। इसके अलावा कभी कभी कोई सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस की। देखिए एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस जैसा वर्ड बता रहा है, इरोजन हो रहा है, यानी हमारी जो स्टमक की वॉल है वहां पे इरोजन हो रहा है, वो खुरदरी हो रही है, उसमें अल्सरेशन डेवलप कर रही है। तो क्या होगा, जलन बहुत ज़्यादा होगी और ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग की वजह से मरीज को यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। अब हो क्या रहा है कि यही जो कारण थे, अगर आप इन कारणों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा NSAID पेन किलर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा टोबैको लेते हैं एट अ टाइम, तो उसकी वजह से सडनली एक्यूट इरोजन्स हो सकते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी। तो इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, तो और बहुत सारी तकलीफें बढ़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस की। अब आप समझिए, एक्यूट गैस्ट्राइटिस को आपने मैनेज नहीं करा ढंग से, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो गया एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस में, उसे भी आपने मैनेज नहीं करा, फिर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में तब्दील हुआ जिसे आपने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करा और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करा के ट्रीट नहीं करा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस में। अब यहाँ पर क्या है, स्टमक की जो वॉल्स हैं उसमें स्वेलिंग बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, हार्डनिंग भी हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से मरीज को सिम्टम्स आएंगे। अब ये क्रॉनिक नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के सिम्टम की। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या हो रहा है, जैसे ही आपने सारे कारण की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुई, आपको होगा नॉइंग पेन, चेस्ट बोन के जस्ट नीचे एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा नॉइंग पेन, दुखन रहेगी, दर्द रहेगा, बार बार दर्द होगा, परसिस्टेंट हो सकता है, भूख लगनी कम हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है मरीज को, अक्सर थोड़ा सा खाने के बाद पेशेंट का पेट भर जाता है। इसके अलावा बार बार आपको गैस ऊपर को आएगी, डकारें आएंगी पेशेंट को, पेट आपका फूल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। अब जब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में आएंगे तो क्या होगा, आप एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पे मरीज को दिक्कतें आएंगी, दर्द बार बार हो सकता है, बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये एपिसोडिक भी हो सकती है नोजिया वॉमिटिंग, और पीरियोडिक भी हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी आदत हो सकती है, और या हो सकता है एक साथ आए, कई कई एपिसोड्स में आए। तो ये इस तरह से ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में नोजिया एंड वॉमिटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अक्सर नोजिया वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन लेवल है, वो भी डाउन हो जाता है, पेशेंट माल नरिश्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर लेथार्जी डेवलप कर जाएगी, वीकनेस आने लग जाएगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। तो ये सारे कारण थे, सिम्टम्स थे हमारे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के। अब हम बात करेंगे एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस। अब जैसे एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, नॉइंग पेन तो होगा, पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, पेट भी फूलेगा, डकारें भी आएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी नोजिया वॉमिटिंग की, क्योंकि बहुत सीवियरिटी के साथ आएंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आएंगी और उसमें से खून भी आएगा। तो जब नोजिया होगा तो नोजिया में संग में क्या होगा, उबकाई आई तो पेशेंट को थूक के साथ में खून आएगा। अगर वॉमिटिंग होगी तो पूरी पूरी ब्लडी वॉमिटिंग हो जाएगी। अगर लेट्रिन आएगी या स्टूल आएगा तो वहाँ पर क्या होगा पेशेंट को, कि वो वहाँ से भी ब्लडी कलर का या तार कलर का स्टूल निकलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स थे एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस के। अब अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, क्रॉनिक नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे जो दर्द था वो एज सच बना रहेगा, जो वॉमिटिंग और नोजिया था वो कम हो जाएगा, पर जब होगा तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होगा, और उसके बाद पेशेंट की भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, कंप्लीटली एकदम उसे लेथार्जिकनेस महसूस होगी, किसी भी चीज़ से उसे आराम नहीं आएगा, बार बार उसे सेंसेशन होगी जैसे कि उसके अंदर से कुछ शरीर में कुछ डेवलप हो रहा है और वो डेवलपमेंट ख़त्म नहीं हो पा रहा, और जब आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो फिर वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या फिर क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स थे हमारे गैस्ट्राइटिस के। अब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। देखिए जैसे मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले हम कराएंगे इन्वेस्टिगेशन में CBC,
क्योंकि हमें ये देखना है पेशेंट का कहीं ऐसा तो नहीं आयरन लेवल्स डाउन हो रहे हैं, पेशेंट अनीमिक तो नहीं हो रहा है, और ईएसआर देखना होता है पेशेंट का कि ईएसआर कहीं पेशेंट का फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अक्सर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में पेशेंट का ईएसआर एलिवेटेड होता है। इसके बाद अब हम कराएंगे जीबीपी, जिसमें हम जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं देखने के लिए कि पेशेंट के ब्लड प्रोफाइल में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफें तो नहीं आ रही। अब इन सब चीज़ों को चेक कराने के बाद इफ़ रिक्वायर्ड होता है तो फिर हम एंडोस्कोपी कराते हैं, और अक्सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जब एंडोस्कोपी करते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट गैस्ट्राइटिस का है या फिर जीईआरडी का है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स लगभग कॉमन होते हैं। अब इसके बाद जो बहुत ही कार्डिनल जो हम लोग अक्सर पेशेंट के संग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, दैट इज विटामिन बी लेवल्स। देखिए विटामिन B12 के लेवल्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे पेशेंट्स में डाउन हो जाते हैं और पर्नीशियस अनीमिया होने के चांसेस पेशेंट्स को रहते हैं, तो हम ये सारे इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की कराते हैं। इसके अलावा आयरन प्रोफाइल भी कराते हैं, जिसमें हम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन, सीरम आयरन, ये भी चीज़ें हम पेशेंट के चेक कराते हैं। तो ये सारे थी इन्वेस्टिगेशंस की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए होम्योपैथी बहुत ही आइडियल चॉइस है गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए, पर मैं हर वीडियो में जैसा आपको बताता हूँ कि ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पर्सनलाइज्ड लेंगे, सिम्टम्स के हिसाब से लेंगे तो बहुत ही कम समय तक दवा खानी पड़ेगी, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे और आपके सिम्टम्स में बहुत जल्दी सुधार आएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे थेराप्यूटिक बेसिस पे कि अगर आपके प्रॉपर सिम्टम्स हैं तो हम कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा 5 इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की जो मैं अक्सर प्रेस्क्राइब करता हूँ। अब नंबर 1 इज एबीज नायग्रा। देखिए एबीज नायग्रा बुजुर्गों में अगर गैस्ट्राइटिस होती है, कॉन्स्टिपेशन के साथ होती है, उन्हें थकान कमजोरी रहती है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती, पेट बहुत जल्दी भर जाता है, द मेडिसिन इज एबीज नायग्रा। अनदर मेडिसिन इज एंटियम क्रूड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है उसकी जीभ बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, आपको अलग से दिखेगी कि बिल्कुल जीभ सफ़ेद है। गैस्ट्राइटिस पेशेंट को बार बार होगी, ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ओवरलोडिंग ऑफ स्टमक की वजह से हाइपर एसिडिटी होगी। अगर बच्चा दूध भी पी लेगा तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो दूध है वो भी वो वोमिटिंग करके निकाल देगा। हमेशा यहाँ पे दुखन रहेगी हाइपोगैस्ट्रियम में और पेशेंट को तकलीफें होने लग जाएंगी, या एपिगैस्ट्रियम में दुखन रहेगी, दर्द रहेगा और पेशेंट को तकलीफें होने लग जाएंगी। द मेडिसिन इज एंटियम क्रूड। अब इसके अलावा अनदर मेडिसिन इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम एक्यूट गैस्ट्राइटिस और साथ में एक्यूट एरोसिव गैस्ट्राइटिस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बशर्ते कि मरीज को घबराहट के सिम्टम्स आए या स्ट्रेस के सिम्टम्स आए। अब अगर स्ट्रेस की वजह से मरीज को घबराहट होती है, हर चीज़ को लेकर सोचता रहता है, हर समय घबराहट महसूस होती है, उसका मन विचलित रहता है, साथ में हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स रहते हैं, द मेडिसिन इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब इसके अलावा अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या बीड़ी तंबाकू या फिर आप पान मसाला गुटखा ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो रही है, द मेडिसिन इज नक्स वोमिका। अब इसके अलावा देखिए अल्सरेशन जब होता है यहाँ पर पेशेंट को, और चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडनल अल्सर हो, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस पेशेंट को रहती है, बार बार वोमिटिंग आना, दर्द होना, थकान रहना, कमजोरी रहना, हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स आना, द मेडिसिन इज रोबिनिया। तो इस तरह ये जो 5 दवाइयाँ हैं ये अक्सर मैं पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करता हूँ, लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूँगा द आइडियल ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी इज ऑलवेज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, सारे सिम्टम्स उनके साथ डिस्कस करें, तो जो मेडिसिन सेलेक्ट होगी वो आइडियल चॉइस है आपके केस के लिए, उससे इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा और आपको कम समय तक मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो इस तरह आज इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में बात करूंगा यहाँ पर गैस्ट्रोएंटराइटिस और जीईआरडी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जनहित में इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।